मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संवेदनशील नेतृत्व और उनकी नतीजे देने वाली सरकार ने सागर जिले की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। एक दशक पहले तक बुंदेलखंड के सागर जिले की गिनती प्रदेश के पिछड़े इलाकों में होती थी, लेकिन अब सागर विकास की रेस में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। इसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विजन और उनकी विकासवादी सोच को। सीएम शिवराज के कार्यकाल में सागर का चहुमुखी विकास हुआ है। जहां सागर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा है, वहीं हर वर्ग के कल्याण के लिए संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, जिस तरीके से सागर जिले में हुआ है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में शायद ही किसी जिले में इस तरह से विकास हुआ हो। नहीं, जिले के स्तर पर तो ठीक है, पर हम तो सागर शहर के विधायक से बात कर रहे हैं ना, तो सागर शहर को कितना इसको लेकर मन मारना पड़ता है, थोड़ा इस पे भी तो रोशनी दीजिए ना। देखिए, मुझे कभी भी अपने बड़े भाइयों से कोई समस्या नहीं हुई, वरना मैं सही बात बता रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब सागर के लोग हैं, चाहे यहाँ हों चाहे यहाँ हों। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि सागर में पीडब्ल्यूडी विभाग से लगभग 15 करोड़ रुपए की सड़कों का आप एस्टीमेट दे दीजिए, तो सागर में चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़कें कुछ शेष बची नहीं, सारी सड़कें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं नगरीय निकाय को, तो बड़ी मुश्किल और मशक्क़त करनी पड़ी, तब जाके 4 सड़कें हमने दी। और ऐसे लगभग 16.5 करोड़ रुपए की सड़कें, वो सड़कें लोगों की जहन में कभी उन सड़कों के बारे में ख्याल भी नहीं आया कि ये सड़कें कभी मुख्य मार्ग से जुड़ सकती हैं। वो काम भी अभी यहाँ हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी लगभग सारे नगरीय निकायों में, मैं समझता हूँ सागर अकेले नहीं, सारे मध्य प्रदेश भर के नगरीय निकायों में सड़कों के विकास के लिए अलग से बजट दिया है। मुझे तो सागर की जनता ने जो एक बार जिताया है तो फिर लगातार जिताती चली आ रही, तो मुझे लगता है कि सागर की जनता अगर हमारे काम से संतुष्ट है, तो बाकी लोग अगर असंतुष्ट भी बने रहें, हिंदुस्तान के लोग या कहीं और के लोग, तो मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा सवाल है इसके साथ जुड़ा हुआ, यूं तो विकास मुझे एक बार जिताया और जनता लगातार जिताती है। ये जनता इतना भरोसा कर लेती है, पार्टी आप पे भरोसा क्यों नहीं करती भाई? विधायक ही बना के रखती है, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ाती? बात आपकी सही है, हर एक आदमी की अपेक्षा होती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 2008 में किस तरह से, किन परिस्थितियों में सरकार बनी, तो मेरा क्लेम करना, और हमारे यहाँ परंपरा अलग तरीके की है। भारतीय जनता पार्टी में जैसा कि माननीय हमारे मुकेश नाइक जी बता रहे थे कि हम लोगों ने महाराजा साहब को भी भाई साहब बना दिया जी, तो है कोई बात जो भारतीय जनता पार्टी में सामान हर व्यक्ति जो है एक ही तराजू में तौला जाएगा, उसमें राजा साहब और महाराजा साहब, ये परंपरा, सामंती शाही परंपरा उनके यहाँ चलती होगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक ही परंपरा है। हमने हिम्मत तो जुटाई मेडिकल कॉलेज रन करने की, नए मेडिकल कॉलेज, आपने 40 सालों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, हमने 15 वर्षों में इतने सारे मेडिकल कॉलेज दे दिए। सागर के शहरी क्षेत्रों में तालाब के जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सागर में सड़कों का जाल बिछा है। सागर की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की व्यवस्था का काम पूरा हो चुका है। अब सागर की जनता को 24 घंटे पानी मिलने का सपना पूरा हो गया है। सागर की जनता को और बुंदेलखंड की जनता को बताना चाहता हूँ, हमारी कैथ लैब का मामला जो है वो सैंक्शन हो गया है। कैथ लैब बहुत जल्दी हमारे सागर में लग जाएगी, तो आपकी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। एक बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हमारा मेडिकल कॉलेज बना था, सम्मानीय भार्गव जी वरिष्ठ सदस्य कैबिनेट के रहे हैं, उस समय मैं समझता हूं 150 से 250 करोड़ रुपए कुल खर्च आया था जी। अभी हम लोगों ने अभी लगभग 2 साल के अंदर 300 करोड़ रुपए उसमें नया डालने की व्यवस्था बना ली है। जो ओरिजिनल उसकी जब वो बनाया था तब 150 करोड़ लगे थे, अब 300 करोड़ रुपए नए हम उसमें लगा रहे हैं, जिसमें हमारे पीजी के कोर्सेज भी शुरू होंगे,
उसमें हमारी 100 सीट से 250 सीट जाएंगी। कहने का आशय ये है कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में चूँकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, संभाग भर के लोग आते हैं, तो दिक्कत होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो कोविड काल में सागर के और बुंदेलखंड लोगों का क्या हाल होता? तो मैं कम से कम इस बात के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर हमने अपनी डेफिशिएंसी नहीं हटा दी होती और डेफिशिएंसी को टॉलरेट लेवल तक नहीं लाए होते, आज हमने मेडिसिन में ले ली, आज सर्जरी में किसी भी विभाग में पीजी नहीं हो ऐसा है ही नहीं, और बगैर पीजी के कोई भी मेडिकल कॉलेज अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। हमने 100% पीजी ले ली है, तो अब ये मान लीजिए कि अब हमारा मेडिकल कॉलेज सही मायने में अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। और ये मैं वादा करता हूँ सागर की जनता से कि जो सुपर स्पेशलिटी संबंधी कुछ और विषय हैं, उन विषयों पे बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी सागर में न्यूरो और कार्डियोलॉजी की हम व्यवस्था सागर वासियों को, बुंदेलखंड वासियों को देने वाले। स्मार्ट सिटी का निर्माण भी सागर में किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में भी लगातार काम किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के प्रबंध किए जा रहे हैं। शिवराज सिंह जी आज मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जन नेता हैं, जन नायक हैं, इसमें कोई शंका नहीं। उनके बराबर का कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी में, अन्य दल में दिखाई भी नहीं देता है। आज अगर हम शिवराज सिंह जी के समक्ष किसी भी इनके पार्टी के नेता को रखते हैं, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी के आगे कोई नेता कहीं कोई। किसको निपटाया? कांग्रेस को निपटाया या भाजपा के उन तमाम चेहरों को निपटाया जो उम्मीद रखते हैं शिवराज जी की जगह हम हो सकते हैं? मैं एक बहुत छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और सागर की जनता ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे विधायक के नाते काम करने का मौका मिला, मैं कर रहा हूँ। और सागर की जनता जानती है, ये कितना ही चिल्ला चोट कर लें, सागर की जनता के साथ मेरा हार्ट टू हार्ट, दिल से नाता है, दल के साथ नहीं, दिल से नाता है। तो मुझे कहीं कोई खौफ, कोई वो लगता नहीं है जी। ये आप अपनी बात पूरी करें। मैं, आपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन एक बात का जवाब मैं स्वयं अपनी तरफ से देना चाहता हूं, वो है सागर का तालाब। मैं आज आपके मंच से आपके सामने शपथ पूर्वक कहना चाहता हूं, और मेरी बात अगर गलत निकल जाएगी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं उस तरह के परिवार से नहीं आता हूं। ये जो तालाब है, ये तालाब से हम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस तालाब के संबंध में इन लोगों ने शिकायत दर्ज की, उसकी जांच करवाई, जांच एजेंसी बाहर से बुलाई गई, इतनी मोटी जांच करके, और 1.5 महीने बाद वो जांच आ गई। यहाँ बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र सब जानते हैं, किसी भी कांग्रेसी ने उस पूरी जांच रिपोर्ट को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उसमें बहुत क्लियर करके सारी चीज़ें अब बोल रहे हैं। नायक जी को तो मैं बहुत बुद्धिमान मानता हूँ, आपने कम क्यों खोदा? हमारे कंसल्टेंट ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी थी कि 0.9 मीटर यानी कि अराउंड 3 फीट, उससे ज़्यादा आप डीसिल्टिंग, आप सुन लीजिए, उससे ज़्यादा आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। अगर उससे ज़्यादा डीसिल्टिंग करेंगे तो ये तालाब अगर दोबारा नहीं भरे, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। और हम लोगों ने 0.9 मीटर, तीन मतलब 1 मीटर भी उन्होंने अलाउ नहीं किया। आप डीपीआर नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो फिर स्थिति यही होगी। वहीं प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल भार्गव का कहना है कि जिले के चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया गया है, कोई भी गांव पक्की सड़क से अछूता नहीं है। मैं अपने आप की भूमिका से संतुष्ट हूँ जी। राज्य में जहाँ भी कोई घटना हुई, कोई अपोजिशन के तौर पर कोई दायित्व जिम्मेवारी निभाने की बात आई,
तो मुझे जहाँ तक स्मरण है मैंने कहीं कोई चूक नहीं की। उन 15 महीनों के अंदर लोकसभा के चुनाव भी आए और लोकसभा के चुनाव में जितनी मेहनत हम लोगों ने की, मैंने भी की, शिवराज जी ने भी की, हमारे राकेश सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन, और सभी लोगों ने जो मेहनत की, तो मैं मान के चलता हूँ कि उसी की परिणति थी कि हमको एक सीट यदि हम छोड़ दें तो सारी की सारी लोकसभा सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई। जहाँ तक प्रश्न ये है कि 15 महीनों के बाद जब सरकार में परिवर्तन हुआ, हमारी पार्टी की सरकार बनी, तो फिर मेरी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी, ये भूमिका तय करना पार्टी का काम था। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में पद के लिए प्रधानता नहीं दी। पद आते हैं जाते हैं, ये भी सही बात है, विजय होती है नहीं भी होती है, लेकिन निष्प्रय भाव से, निर्लिप्त हो, निस्वार्थ भाव से राजनीति करता रहा हूँ और आज भी करता हूँ और भविष्य में जितना भी अवसर मिलेगा तब भी करूँगा। तो ये तो हमारी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर था और मैं मान के चलता हूँ कि कोई पद प्राप्त करके ही या कोई सबसे बड़ा पद जिसकी तरफ शायद आप इंगित कर रहे हैं जी, सिर्फ उसको प्राप्त करके ही प्रदेश की सेवा नहीं की जा सकती, उसके अलावा भी अन्य तरह से सेवा की जा सकती है दूसरे पदों पर रह के, और वो कार्य मैं कर रहा हूँ। नहीं, हमारा तो सवाल इसलिए था कि सागर और रहली दोनों ही भाजपा के प्रति इतने समय से अपना विश्वास व्यक्त करता आ रहा था। ये भाजपा को सागर के प्रति इतना भरोसा क्यों नहीं हुआ कि भाई प्रदेश की सदारत भी ये क्षेत्र कर सकता है? तो इसको लेके कहीं मलाल आपके क्षेत्र के लोगों को नहीं है और वो मलाल आप तक नहीं पहुंचता क्या? भाई आपको नहीं चाहिए, मान लिया, आपके इलाके के लोगों को भी नहीं चाहिए क्या? कतई नहीं, इस प्रकार का कोई मलाल न कभी रहा है। एक प्रकार से पालक की तरह जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है। वो उस क्षेत्र का सिर्फ विधायक, एमएलए, मिनिस्टर नहीं होता, वो उस क्षेत्र का एक प्रकार से मैं कहूँगा पालक होता है और पालक होने के नाते सारे लोगों के सुख में, दुख में, समस्याओं में, देखो विकास कार्य होते हैं सारी बातें, लेकिन जहाँ तक मैंने आज तक का अनुभव किया है कि विकास कार्यों के ऊपर होता है आदमी के साथ व्यक्ति का जुड़ाव, मानसिक जुड़ाव, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और विकास कार्य तो ठीक है, विभाग है, मेरे पास मिनिस्टर हूँ, काम होंगे ही, प्रदेश में भी हमारे काफ़ी काम पिछली सरकारों की तुलना में हो रहे, लेकिन जब आदमी अपने वोटर से या अपने क्षेत्र के मतदाता से या जनता से इस तरह से जुड़ जाता है कि उसके परिवार जैसा हो जाता है, तो फिर मान के चलें कि हम सबसे ऊपर हो जाते हैं। और इसी भाव के साथ कोई शत्रु भाव नहीं, कोई किसी प्रकार का किसी को परास्त करने के लिए अन्य साधनों का उपयोग नहीं करना, कुछ नहीं। हमारी दम होगी, लोगों में हमारा प्यार होगा तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, और नहीं होगा तो मैं असहज स्थिति के लिए भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, पर आपका जो ये फॉर्मूला है इस जिले के बाकी नेताओं के संदर्भ में सवाल क्यों उठते हैं? भाई बाकी नेताओं के संदर्भ में तो बताया जाता है कि दुश्मन को जीने ही ना दो। ऐसा है, जब राजनीति करने की प्रणाली, प्रक्रिया और अपना तरीका अलग अलग होता है, सारे लोगों का भिन्न भिन्न है जी। अपन देश के यदि प्रधानमंत्रियों से लेके आज अपन मुख्यमंत्रियों के लिए भी, मंत्रियों के लिए भी, सभी को देखें, विधायकों को भी देखें, तो सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के, एक प्रकार से मैं कहूँ कि स्वभाव भी रहे, तरीके भी रहे राजनीति करने के। आपने पिछले वर्षों से मैंने भी देखा, सन 70 के दशक से मैं राजनीति में हूँ जी। 74 में सबसे मैंने पहला चुनाव प्रचार जबलपुर में शरद यादव जी का जब चुनाव हुआ था, जब सेठ गोविंद दास जी के निधन के बाद, हाँ नहीं रहे थे जी, रवि मोहन जी के खिलाफ, रवि मोहन दास जी के चुनाव में सबसे पहले, तो उस समय हम लोगों ने सारे दलों को इकट्ठा करके जनता पार्टी बनाई थी। हल्दर चुनाव चिन्ह था उसमें। अटल जी भी आए सभा में, राजनारायण जी भी आए, सभी लोग बड़े बड़े देश भर के राजनेता आए, सभा हुई। पहली सफलता जनता पार्टी बनने के बाद हमको वो मिलती जी। और उसके बाद से 74 के बाद से ये 2023 आ गया। तो ये यात्रा जो चलती रही तो कई उतार चढ़ाव मैंने राजनीति के देखे।
समय बदला, युग बदला, राजनीति की पद्धति, तरीके बदले, सब कुछ है। अब सब डिजिटाइजेशन हो गया। पहले तो हम लोग हाथ से पत्र लिख लेते थे, विधायक बना तब भी हाथ से पत्र लिखता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल आए ही आए हुए। पहले डब्बा वाला टेलीफोन होता था, हम लोग डब्बे के टेलीफोन से नंबर मांगते थे। जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, जिले में स्टेट यूनिवर्सिटी प्रारंभ किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन के मामले में प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वही हमारी पार्टी का दृष्टिकोण है। कितनी परेशानी रहेगी, सवाल तो ये है। दृष्टिकोण तो ठीक है, वो तो पता है, पर पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस का जोर आपको करेगा कितना कमजोर, ये सवाल है। इसका कोई जवाब है? देखिए, जब किसी को अपना भविष्य दिख रहा है कि किसी भी तरह से हम कब्जा कर लें, घोषणा करके, आश्वासन देके, कुछ भी, जैसा पिछली बार हुआ, एक बार सरकार भर बना लें, फिर तो अपन ने जाने 5 साल तो चला ही लें कुछ भी। तो मैं मान के चलता हूं कि हम तो आसमान के तारे तोड़ के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी आप मांगोगे वो दे देंगे, सारी बात है। तो इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं उनकी वो घोषणा है, सब कांग्रेस कर सकती है, लेकिन जिनके लिए सरकार चलाना है वास्तव में, उनको दिख रहा है कि हम 2023 में अंत में सरकार फिर से बना लेंगे, तो उनके लिए सोचना पड़ता है कि 2024 में दिक्कत नहीं, फिर हमें दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ना हो कि कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बांट पाए। तो इसलिए पूरी जिम्मेवारी से, यही इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि हम इसकी अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे कि जो हमारे बजट के जो आकार है उस आकार के अंतर्गत नहीं आती, और इस कारण से यदि होगी तो घोषणा भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये नहीं सोच के चलते, जैसा आपने कहा कि भाई मरता क्या ना करता, एक होता नहीं जी। तो अब कांग्रेस को लग रहा है कि साले जाना तो है ही डूबने, तो जब डूबने जाए तो खा पी के जाए, ये क्या है? ये मैं मान के चलता हूं कि स्वस्थ परंपरा नहीं है। स्वस्थ परंपरा नहीं है। अब आखिरी सवाल, एक बार फिर रैली से विधायक क्यों बनना चाहते हैं भाई? एक बार फिर रैली से विधायक क्यों बनना चाहते हैं? इतना सब कुछ तो कर लिए, इतना सब कुछ तो पा लिए, फिर चुनाव में जाएंगे क्यों? क्या करके देंगे? बाकी इलाकों के लिए भी कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं, यदि मैं प्रति प्रश्न करूं कि आपने कहा क्यों बनना चाहते हैं, और मैं यही यदि कहूं कि क्यों नहीं बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, मुझे जिस दिन ये लगेगा कि मुझसे ज्यादा कोई योग्य, अनुभवी और परमार्थी, अब मैं बहुत बड़ा परमार्थी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर में आ जाएगा तो ये बात सही है जो आपने कहा कि एक बार मैं सोचूंगा कि योग्य आदमी मिल गया, काबिल आदमी मिल गया और जनता निराश नहीं होगी। और देखो, सही बात तो यह है, जो कुछ भी है, मैं सोचूं कि मुझे चुनाव लड़ना जीतना है या मेरे खिलाफ लड़ने वाला सोचे, अंत में फैसला तो करना है जनता को ही, जनता को फैसला करना है। और इस कारण से कोई जबरन चुनाव लड़े, मान लो जबरन चुनाव में लड़ूं 9वीं बार और जनता मुझे पसंद नहीं करे तो खारिज कर देगी, तो मैं अपना दूसरा काम वैसे मेरा सवाल तो आखिरी था, पर आपने बात बहुत बड़ी बोल दी। आपने कहा अगर कोई मिल जाएगा तो छोड़ दूंगा। कैसे आप अपनी राजनीतिक या सामाजिक विफलता नहीं मानते कि 5 दशक के राजनीतिक जीवन में एक आदमी ऐसा तैयार नहीं कर पाए जिसके संदर्भ में आपको भरोसा बन पाए कि ये मुझसे बेहतर काम संभाल लेगा? इस बात का कोई दर्द, कोई पीड़ा है भार्गव को? या अब इस टारगेट को लेके काम करेंगे, या एक आदमी तो ऐसा तैयार करूं जो मैंने काम शुरू किया उसे आगे बढ़ा सके? मन में संतुष्टि होना चाहिए कि ये काम चला लेगा, बदले का भाव नहीं होगा। ये क्षेत्र को ये बात कभी अखरेगी नहीं कि यदि गोपाल भार्गव होते तो हमारा ये काम हो जाता। अब दूसरा प्रतिनिधि आ गया है तो हम इसलिए दर दर भटक रहे हैं। गोपाल भार्गव, जैसा मैंने कहा कि पालक की तरह, अपनी माँ की तरह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए पाला जाता है, और जिस दिन
माँ का या पालक का कोई भी विकल्प मिल जाएगा उस दिन मैं छोड़ दूंगा। तो भाई एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान है, जो लोग रहली से विधायक बनना चाहते हैं उनके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि जनता का भरोसा बाद में जीत लो, गोपाल भार्गव जी का मन पहले जीत लो। वैसे तो जीता नहीं जा रहा, गोपाल भार्गव जी का मन जीतो और जगह खाली करा लो। देखें आप में से कोई जना इस जगह को पाएगा कि नहीं पाएगा। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भार्गव जी खुलकर हमसे बात करने के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां गोपाल भार्गव जी के लिए, जो इतने खुले मन से हमारे साथ उन्होंने संवाद किया। भार्गव साहब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आने वाले समय के लिए। अंत में 2 बातें मैं और कहना चाहता हूं अपनी तरफ से, जी, जो शायद आपको कोई पूछे। मैं जातिवादी राजनीति के सख्त खिलाफ हूं, और जब तक जातिवादी राजनीति चलेगी तब तक मैं चुनाव लड़ता रहूंगा। ये आजकल पूरे देश में, प्रदेश में और सभी क्षेत्रों में जो ये माहौल बनाया जा रहा है, चल रहा है, अयोग्य से अयोग्य आदमी ये कहता है कि नहीं, हम कुछ भी आक्षेप लगाना, कुछ भी आरोप लगाना, कुछ भी बात करना, कुछ भी, तो मैं कहता हूं कि यदि मैंने सेवा की है, मैंने लोगों की मदद की, मैंने विकास किया है, और विकास भी ऐसा किया है कि वास्तव में जिससे प्रशंसा भी करते हैं और जो विरोधी हैं वो द्वेष भी रखते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि सब मैंने कुछ किया है यदि लोगों के साथ, तो मेरे कर्म के आधार पर लोग मुझे पसंद करें, मुझे चुनें, मुझे वोट दें, ना कि मेरी जाति के आधार पर। मैं यही कहता हूं हमेशा कि न जाति की न अधर्म की जी विजय होगी सदा कर्म की। मैं यही मानता हूं सही बात है, क्योंकि जो ये माहौल बना हुआ है, इस मिथक को मैं तोड़ लाता हूं। हर बार जब भी ये चुनौती आएगी इस तरह की, उस मिथक को मैं पूरे परिश्रम के साथ, मुझे कितना भी करना पड़ा, मैं तोड़ूंगा कि जाति अव्वल नहीं है, कर्म अव्वल है। ये बात आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग अकर्मी हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हम ऐसे, हम इतनी संख्या, उनसे कहना चाहता हूं कि ये देश नहीं बना सकती, ये प्रदेश नहीं बना सकती ये प्रवृत्ति। देश को लगातार ये नहीं चली जाएगी प्रवृत्ति, और इस कारण से देश को यदि बनाना है तो हमें जाति धर्म की, हमारी पार्टी की जो है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके पीछे यही नारा है। पार्टी का यही उद्देश्य था। हमारे जो विचार थे दीनदयाल जी उपाध्याय, बाद में और जो भी हमारे जो नेता लोग रहे, अटल जी का, सभी का यह विश्वास था। तो मैं उसी पथ पर, उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। बुंदेलखंड के सबसे बड़े जिले सागर में शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग लंबे समय से की जा रही है। हालांकि जिले में 2 नए कॉलेजों की स्थापना को स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के उठाए विकास के कदम से सागर जिला निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। विजनरी सीएम शिवराज की सोच ने सागर को विकास की रफ्तार पकड़ा दी है। INS न्यूज के लिए मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।